हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मैं समता शुक्ला आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में हार्दिक स्वागत करती हूँ। क्लास 9th में बच्चों हम लोगों का चैप्टर नंबर 1 ही चल रहा है, जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना। तो हम लोगों ने ठोस के बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया था। हम लोगों ने लिक्विड के बारे में, सॉलिड और लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ लिया है। अब हम आज पढ़ेंगे गैसियस स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, यानी कि गैसीय प्रावस्था के बारे में, कि वो किस तरीके से अपना कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स उसके क्या होते हैं और गैसों के क्या गुण होते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और एक एक्टिविटी से शुरू करते हैं कि हम कैसे गैसों को जान सकते हैं। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ गैसीय अवस्था के बारे में। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? गैसीय अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इसमें हमें ये देखना है कि हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, यानी एक ऐसा प्रयोग करेंगे कि प्रयोग के माध्यम से हम ये जान पाएंगे, एक्सपेरिमेंट टू शो दैट गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड मोर इजीली देन लिक्विड्स। यानी एक ऐसा प्रयोग करेंगे जिससे हम ये समझ पाएं कि जो गैसेस होती हैं वो लिक्विड्स के मुकाबले ज्यादा कंप्रेसिबल होती हैं, जो लिक्विड के मुकाबले ज्यादा संपीड्यता दिखाती हैं। उनके अंदर क्या होती है? कंप्रेसिबिलिटी की पावर थोड़ा सा ज्यादा होती है लिक्विड्स के मुकाबले। आप देखें कि टेक 300 ml syringes and close their nozzle by rubber cork। ठीक, इनको ये रबर कॉर्क से इनकी नोजल को क्या कर दिया गया? क्लोज कर दिया गया। हम लोगों ने क्या लिया? 3 सिरिंजेस ली हैं। क्या लिया है? 3 इंजेक्शन वाली सिरिंज ली है और उसको नीचे से कॉर्क लगा के कवर कर दिया गया है, जैसा आपको चित्र में स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये एक्टिविटी आप घर पे भी बहुत इजीली कर सकते हैं। उसके बाद रिमूव कर देते हैं पिस्टन्स को। जो ऊपर का पिस्टन है इसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक, एक में हम थोड़ा सा क्या भरेंगे बच्चों? कॉमन सॉल्ट, यानी कि नमक भर देंगे। थोड़ा सा क्या भर देंगे? थोड़ा सा नमक भर देंगे, यानी कि क्या है आपका सॉलिड फॉर्म, उसमें आपने थोड़ा सा भर दिया। दूसरा जो आपका इंजेक्शन था, दूसरा जो आपका सिरिंज था, उसमें आपने थोड़ा सा क्या भर दिया? पहले वाले सिरिंज को आप टच नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। दूसरे वाले सिरिंज को आप क्या करेंगे? उसमें थोड़ा सा आप वाटर यानी कि द्रव भर देंगे। क्या भरेंगे उसमें? आप थोड़ा सा द्रव, लिक्विड भर देंगे। ठीक, और तीसरे में आप क्या करेंगे? थोड़ा सा चौक भर देंगे। ठीक, चौथे में आप क्या करेंगे? तीसरे में आप क्या करेंगे? थोड़ा सा चौक भर देंगे। उसके बाद फिर जो पिस्टन है वो लगाएंगे। ठीक, सारे सिरिंजेस में उन पिस्टन्स को लगाएंगे और लगाने के बाद क्या करेंगे? इंसर्ट द पिस्टन्स बैक इनटू द सिरिंजेस एंड यू मे अप्लाई सम वैसलीन ऑन द पिस्टन्स। आप उसको अंदर इजीली कंप्रेस कर सके, दबा सके, इसके लिए आप उसमें चाहें तो थोड़ा सा पिस्टन में वैसलीन भी लगा सकते हैं। उसके बाद हम उसको क्या करेंगे? इंसर्ट करेंगे अंदर की तरफ, सिरिंजेस की अंदर की तरफ उसको इंसर्ट करेंगे। तो क्या देखते हैं? नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंज। यानी कि हर एक सिरिंज में इस पिस्टन को हम दबाव देने की, दबाने की या उसको पुश करने की कोशिश करेंगे। क्या पाते हैं? जब इस तरीके का कोई भी प्रयोग हम करेंगे तो वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट गैसेस आर हाईली compressible as compared to solids and liquids। यानी जब इस तरीके का हमने प्रयोग किया तो हमने क्या पाया कि जो गैसेस होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, यानी उनके अंदर दबाव सहने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। ठीक, किसके मुकाबले? सॉलिड्स और लिक्विड के मुकाबले। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे आपका LPG है, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम, जो हम खाना बनाने के लिए यूज करते हैं जिस सिलेंडर को, और द ऑक्सीजन सप्लाइड टू हॉस्पिटल्स इन सिलेंडर्स, या जो अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है, किसमें? सिलेंडर में। आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई सिलेंडर के अंदर कंप्रेस करके ऑक्सीजन गैस भरी जाती है ताकि वो रोगी को प्राणवायु के रूप में दी जा सके आर्टिफिशियली। तो उसको किस तरह से करते हैं? उसमें compressed natural gas is used as fuel
these days in vehicles. आप सभी जानते हैं एक आपका आता है LPG, दूसरा आपका आ गया बच्चों CNG। ठीक, ये सब क्या है? CNG का मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, LPG का मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक, उसके बाद एक आपका ऑक्सीजन का सिलेंडर आ गया, तीसरा आपका जो आता है वो ऑक्सीजन का सिलेंडर आता है। अब इन तीनों चीजों के बारे में आप सभी को पता है ना, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इन तीनों चीजों के बारे में आपको पहले से ही पता है। LPG आपके घरों में यूज होता है खाना बनाने के लिए, CNG जिससे गाड़ियां आजकल चल रही हैं, और ऑक्सीजन का सिलेंडर जो हॉस्पिटल्स में रेगुलर यूज किया जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, गैस तो बहुत ज्यादा होती है ना, एक छोटे से सिलेंडर में बोलते हैं कि इतने लीटर गैस है, इतने लीटर गैस का ये ऑक्सीजन का सिलेंडर है। क्या होता है, कंप्रेस करके उसमें भर दी जाती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो संपीड्यता की क्षमता होती है, जो उनके अंदर कंप्रेसिबिलिटी की क्षमता होती है, वो सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है। ठीक, ये एक्सपेरिमेंट आप घर में सब कर सकते हैं, बहुत इजी है। और इस तरह से हम क्या समझते हैं, its high compressibility. Due to this high compressibility, large volumes of a gas can be compressed into a small cylinder and transported easily. मतलब जब उनके अंदर इस कंप्रेसिबिलिटी की पावर होती है तो छोटी सी जगह में बहुत ज्यादा गैस को भर करके और फिर इजीली यहाँ से वहां पहुंचाया जा सकता है, चाहे वो आपका खाना पकाने वाला गैस का सिलेंडर हो, या आपका CNG हो, या आपका प्राणवायु यानी ऑक्सीजन का सिलेंडर हो जो हॉस्पिटल्स को सप्लाई किया जाता है। We come to know of what is being cooked in the kitchen without even entering there by the smell that reaches our nostrils. यानी गैस के बारे में हम ये सोचें कि आप अगर मान लीजिए किचन में नहीं भी गए, आप किचन में नहीं भी जा रहे हैं, पर आपने अगर कोई व्यंजन किचन में बनाया है, तो घर के बाहर से ही आप ये जान पाते हैं कि क्या अंदर पकाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी सुगंध यानी उसकी स्मेल जो है वो उड़ती है और गैसियस फॉर्म में होती है, तो वो आपकी नाकों तक इजीली पहुंच जाती है ना। इसको कैसे समझ सकते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ गैसेस, कौन कौन से गैसेस होते हैं? एक तो आपका हो गया एयर, जिसे हम कहते हैं वायु। ठीक, उसके बाद हीलियम गैस होती है, जिसे हम कहते हैं, ठीक, हीलियम गैस। उसके बाद बच्चों आपकी आती है, उसके बाद आपका ओजोन आ गया। ओजोन जिसका फॉर्मूला है आपका O3 यानी कि ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर के ओजोन का निर्माण करते हैं। और जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के 2 अणु मिलकर के प्राणवायु ऑक्सीजन जो हम लेते हैं उसका निर्माण करते हैं। फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी एक गैस है। वाटर वेपर यानी कि जो पानी का वाष्प होता है, जो पानी का वाष्प होता है उसको भी हम गैस के फॉर्म में रख सकते हैं, उसे भी हम मान सकते हैं कि ये गैस है। इसके बाद हम देखेंगे कि इनके बीच में, अणुओं के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कैसा होता है। हमने सॉलिड और लिक्विड के बारे में जान लिया है, अब हम देखेंगे गैसों के बारे में। ठीक, तो गैसीय अवस्था के गुण क्या क्या होते हैं? ठीक, पहला कि इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, गैसों का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। यू कैन राइट कि गैसों का या इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता। ठीक, चूंकि इनका निश्चित आकार नहीं होता है, डेफिनेट शेप नहीं होता है, इसीलिए इनका कोई निश्चित आयतन भी नहीं होता है। इनका कोई निश्चित आयतन यानी कि डेफिनेट शेप भी नहीं होता और डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता है। उसके बाद इनमें क्या होता है बच्चों, इनमें कण जो है वो बहुत दूर दूर होते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका गैस है, तो गैसों के जो कण हैं ये बहुत दूर दूर होते हैं, यानी आपस में टकराते हैं तो फ्री होते हैं, एकदम फ्री मूविंग होते हैं, इनके कण बहुत दूर दूर होते हैं। ये कैसे हैं? ये आपकी गैस इस तरीके की इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इसमें दिखाते हैं। ठीक,
ये पहला गुण इसका क्या हो गया कि इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, इनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, और इनमें कण जो है वो बहुत दूर दूर पाए जाते हैं। ठीक, इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अराउंड रैंडमली एट हाई स्पीड, मतलब बहुत तेज गति से ये अपने चारों तरफ इधर उधर तैरते रहते हैं, या आप कह सकते हैं कि बहुत तेज स्पीड में ये मूव करते हैं। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल ऑफ द कंटेनर। अब आप मान लीजिए कोई भी गैस का सिलेंडर है, चूंकि बहुत तेज मूव कर रहे होते हैं और कंप्रेस करके उसको सिलेंडर में भर दिया जाता है, तो अगर आप उसका गैस खोलते हैं तो कितनी तेज आवाज के साथ वो बाहर निकलती है, यानी थोड़ी सी गैस निकलेगी और पूरे जैसे आपने इस समय पे आप ये बिल्कुल एग्जांपल लीजिए, आप जैसे किसी मच्छर को मारने के लिए हिट का छिड़काव करते हैं ना, तो हिट को जब आप छिड़कते हैं तो एक बार आपने स्प्रे किया और कितना तेजी से वो गैस फैलती है कि वो मच्छरों को मारने की क्षमता रखती है, यानी कि उसके अंदर क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई पावर ऑफ मूवमेंट होता है, गतिज ऊर्जा उनकी बहुत ज्यादा होती है। The pressure exerted by the gas is because of this force exerted by gas particles per unit area on the walls of the container. इसका मतलब कि उसके अंदर जो दबाव दिया जाता है ना, जैसे ही वो खुलती है तो वो क्या करती है, बहुत तेजी से बाहर को निकलती है। तो ये गैसीय अवस्था के आपके गुण आपने पढ़ लिए। अगला हम देखेंगे बच्चों, आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये है आपका सॉलिड, ठीक, ये है आपका लिक्विड यानी कि मान लीजिए पानी है, और ये है आपकी गैस। सॉलिड में आप देखिए कि ये आपके अणु हैं, ठीक है, ये आपके अणु हैं, ठीक। तो इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, यानी अंतराण्विक जो स्पेस है, जो अंतराण्विक जगह है, वो कितनी है, आप ए में देख रहे हैं कि इसमें बहुत कम है, यानी अंतराण्विक जगह जो है वो बहुत कम है। तो इसमें क्या होता है, एक दूसरे पर ये बहुत ज्यादा जोर लगाते हैं, यानी ये फोर्स भी अप्लाई करते हैं, एक अणु दूसरे अणु पे अच्छा खासा फोर्स अप्लाई करता है। दूसरे चित्र में आप देख पा रहे हैं जैसा कि लिक्विड, तो सॉलिड क्या होता है बच्चों, इनका डेफिनेट शेप होता है, यानी इनका निश्चित आकार होता है, इनकी निश्चित वॉल्यूम होती है ना। ये हर तरह के बर्तन में सेट नहीं हो सकते। मान लीजिए कि नमक है, तो चलिए थोड़ा सा रनी होता है, आप मान लीजिए कोई लोहे का टुकड़ा है बहुत बड़ा सा, तो आप उसको किसी छोटे बर्तन में सेट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा दृढ़ता पाई जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं लिक्विड की, तो उनके अंदर अंतराण्विक स्पेस जो होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है बच्चों, वो ठोस की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठोस की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा होता है ना, ऐसे इसमें कम होता है और इसमें ज्यादा होता है। उसके बाद फिर जब हम गैस की बात करते हैं, तो गैसों में बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, यानी कि जो अंतराण्विक जगह है, जो दो अणुओं के बीच की दूरी है, वो कैसी है, बहुत ज्यादा है, और ये क्या करते हैं, फ्रीली एक दूसरे को हिट करते रहते हैं, और मतलब कह सकते हैं कि उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, और एक दूसरे को वो क्या करते हैं, हिट करते रहते हैं। वो अणुओं को भी एक दूसरे को हिट करते हैं, और जिस कंटेनर में रखे गए हैं उस कंटेनर की वॉल को भी अच्छी तरह से वो हिट करते रहते हैं, ठीक। तो आपको ये समझ, अंतराण्विक स्पेस के आधार पे, अणुओं के बीच की दूरी के आधार पे आप समझ पा रहे हैं कि ठोस के बीच में, अणुओं के बीच में दूरी बहुत कम होती है, फिर द्रवों में अणुओं के बीच में दूरी थोड़ा ज्यादा होती है, और गैसों में अणुओं के बीच की जो दूरी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक। इसके बाद बच्चों ठोस, द्रव और गैस, आशा करती हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि ठोस के कुछ गुण जो थे वो डेफिनेट शेप होता है, उनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। उसके बाद फिर हम लिक्विड की बात कर रहे थे, उसके बाद फिर हमने गैसों के बारे में बात करी, जिसमें हमने कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के बारे में बात करी, फिर हमने एलपीजी के बारे में और सीएनजी के बारे में बात करी, हमने हॉस्पिटल्स में सप्लाई होने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर्स के बारे में भी बात करी। अब हम आगे देखते हैं,
हम लोगों का चैप्टर जो स्टेट्स ऑफ मैटर है, यानी कि वो कंप्लीट हो चुका है। हम ठोस के बारे में समझ चुके हैं, हम द्रव के बारे में समझ चुके हैं और हम गैस के बारे में समझ चुके हैं। तो अब हमें इन पर टिप्पणी, यानी हमें क्या करना है, प्रश्नोत्तर करना है। हमें क्या करना है, प्रश्नोत्तर करना है। अब हमको समझना है अलग अलग कि मान लीजिए अगर एग्जाम में आ जाता है तो इसको आप किस तरह से लिखेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है आपका दृढ़ता। सबसे पहले हम जिस बारे में बात करेंगे वो है आपका दृढ़ता। तो क्या करें, या तो बोर्ड पर ही लिखें या मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख देती हूँ और आप सब नोट कर सकते हैं, या आप लिखें। तो आप क्वेश्चन नोट करें बच्चों, उसके बाद हम व्हाइट बोर्ड पे इसके बारे में लिखेंगे। क्वेश्चन नोट करिए कि निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। पहला है आपका दृढ़ता, दूसरा है आपका संपीड्यता, तीसरा है आपका तरलता, चौथा है आपका बर्तन में गैस का भरना। इन पे सब पे आपको क्या करना है, टिप्पणी करना है। मतलब ये आपका 2 मार्क्स के क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकता है। आकार, उसके बाद गतिज ऊर्जा और घनत्व। गतिज ऊर्जा और घनत्व के बारे में हमें लिखना है। तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे। मैं डिक्टेट कर दे रही हूँ क्योंकि आप क्लास 9th में हैं बच्चों, तो आशा करती हूँ कि मैं बोलती जाऊंगी और आप इसको नोट कर सकते हैं बहुत इजीली, तो इसलिए मैं बोलती जाऊंगी। नंबर 1 इज दृढ़ता, यानी कि रिजिडिटी। क्या, दृढ़ता यानी कि रिजिडिटी। ये रिजिडिटी क्या होती है, दृढ़ता क्या होती है, शब्द को पहले समझें। दृढ़, दृढ़ किसे कहते हैं, पदार्थ का वह गुण। इसको आप दृढ़ता के बारे में बच्चों लिखेंगे हम, है ना। दृढ़ता यानी कि इसे आप लिख लीजिए रिजिडिटी। क्या होता है, रिजिड होता है ना, तो रिजिडिटी, इस पे क्या करना है, आपको टिप्पणी लिखनी है। ठीक, मैं बोलूंगी, आप लिखिए। पदार्थ का वह गुण जो उसे, पदार्थ का वह गुण जो उसे बाह्य बल के विरुद्ध, पदार्थ का वह गुण जो उसे बाह्य बल के विरुद्ध पदार्थ का वह गुण जो उसे बाह्य बल के विरुद्ध अपने आकार को बनाए रखने की चेष्टा करता है। क्या करता है, अपने आकार को बनाए रखने की चेष्टा करता है, दृढ़ता कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, यही जो नेचर है किसी भी पदार्थ का, वो आपका दृढ़ता या रिजिडिटी कहलाता है। अब ठोस में कणों के बीच कैसा होता है बच्चों, आप सभी को पता है, जानकारी आप सबको है, पर जब टिप्पणी लिखनी है तो आपको अपनी जानकारी को कंप्रेस करके, टिप्पणी का मतलब कम से कम 5 या 6 लाइनों का आपको आंसर लिखना है। तो आप लिख सकते हैं कि पदार्थ का वह गुण जो उसे बाह्य बल के विरुद्ध अपने आकार को बनाए रखने की चेष्टा करता है, कॉमा, कॉमा लगाएंगे यहाँ पे, फुल स्टॉप यहाँ नहीं होगा क्योंकि आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है। ठोस में कणों के बीच, अब यही क्या कहलाता है आपका, दृढ़ता कहलाता है। ठीक,
फिर सेकेंड लाइन आप लिखेंगे कि ठोस में कणों के बीच, लिख सकते हैं नीचे कि ठोस में कणों के बीच, कणों के बीच आकर्षण बल कैसा होता है, बहुत अधिक होता है। यानी दो कण हैं तो दो कणों के बीच में जो ठोस होते हैं तो ठोस में उनमें इनके अंदर बीच में आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। और द्रव और गैस कैसे होते हैं बच्चों, वो उतने दृढ़ नहीं होते जितना ठोस होता है। यानी कि दृढ़ता को अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा दृढ़ कौन सा होता है, ठोस। सबसे ज्यादा दृढ़ कौन सा होता है, ठोस होता है। आप जब ये लिख लेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि दृढ़ता घटते क्रम में, है ना। तो ठोस में सबसे ज्यादा दृढ़ता होती है, उसके बाद फिर आपका द्रव में होती है, और गैस में दृढ़ता बिल्कुल भी नहीं होती। तो ये कैसी है, दृढ़ता आपका घटते क्रम में दिखाया जा रहा है। ये इस तरह से आप टिप्पणी लिख सकते हैं। फिर दूसरे की जब हम बात करेंगे बच्चों, तो दूसरा आपका है संपीड्यता, यानी कि कंप्रेसिबिलिटी। दूसरा नंबर है आपका संपीड्यता। संपीड्यता, इस पे आपको टिप्पणी लिखनी है। इसको हम कहते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी। ठीक, क्या है आपकी संपीड्यता यानी कि कॉम्प्रेसिबिलिटी। इसमें क्या है कि पदार्थ के कणों के बीच, अभी मैंने आपको जब गैसियस स्टेट के बारे में बताया तो कंप्रेशन कैसे चेक कर सकते हैं, एक आपको प्रयोग के द्वारा आपको समझाया, आप एक एक्सपेरिमेंट करने को सिखाया कि किस तरह से आप 3 सिरिंजेस का यूज करके अब गैसों की कंप्रेसिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। उसके बाद इस पर टिप्पणी लिखने को एग्जाम में आ जाया करती है। तो इसमें आप लिखेंगे कि पदार्थ के कणों के बीच, क्या लिखेंगे, पदार्थ, मैंने आपको पहले ही बोला कि जो आपकी नॉलेज है उसको आप शब्दों में बांध करके जब एग्जाम के पेपर में लिखते हैं तो उसको आप ये कहते हैं कि आपका आंसर सही है। तो आप लिखें पदार्थ के, नोट कर लीजिए, कणों के बीच, पदार्थ के कणों के बीच कैसे होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं, यानी कि खाली जगह होती है, बहुत ज्यादा खाली जगह होती है, रिक्त स्थान होते हैं। आप नोट करिए। फिर बाह्य दबाव के कारण ये कैसे होते हैं, ये कण समीप आ जाते हैं। बाह्य दबाव के कारण ये कण समीप आ जाते हैं। ठीक, एक एक लाइन को समझते हुए चलेंगे। उसके बाद क्या होता है कि पदार्थ के इस गुण को क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी या संपीड्यता कहते हैं। प्रकार पदार्थ के इसी गुण को हम कंप्रेसिबिलिटी या संपीड्यता कहते हैं। अब इसमें द्रव और गैस है ना, द्रव और गैस, जितने भी द्रव होते हैं वो और आपकी सारी गैसेस, इन दोनों के अंदर तो संपीड्यता का ये गुण पाया जाता है। ठीक है, यानी ये दोनों कंप्रेस किए जा सकते हैं। लेकिन ठोस की कंप्रेसिबिलिटी जो होती है बच्चों, वो होती है नगण्य। द्रव और गैस जो होते हैं ये संपीड्य होते हैं, यानी ये कंप्रेसिबल होते हैं, इनको आप दबाव दे सकते हैं। लेकिन जो आपका बहुत ज्यादा रिजिड है, जो आपका बहुत ज्यादा दृढ़ है, जो ठोस है, उसको आप बहुत ज्यादा दबाव नहीं बना सकते, दबाव नहीं दे सकते हैं उसको। तो ठोस की कंप्रेसिबिलिटी कैसी होती है, ठोस की कंप्रेसिबिलिटी जो होती है ये नगण्य होती है। तो आप इसको
वाक्य में लिखें। कैसे लिखेंगे कि पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, बाह्य दबाव के कारण ये कण समीप आ जाते हैं। ठीक, पदार्थ के इस गुण को संपीड्यता ब्रैकेट में लिखेंगे कॉम्प्रेसिबिलिटी कहते हैं। फुल स्टॉप। द्रव और गैस संपीड्य होते हैं। ठीक, गैसें सर्वाधिक संपीडित की जा सकती हैं और ठोसों की जो कंप्रेसिबिलिटी पावर होती है वो नगण्य होती है, यानी कि उनके अंदर कंप्रेशन की कोई भी पावर नहीं होती है। इसीलिए अब चूंकि ठोस में संपीडन का ये गुण नहीं है, इसीलिए क्या होता है कि उनका आयतन और आकार यानी कि उनका डेफिनिट शेप होता है और डेफिनिट वॉल्यूम होता है। इसीलिए इसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। ठीक, और फुल स्टॉप। इस गुण के कारण अत्यधिक आयतन की जो गैस होती है उसको एक कम आयतन वाले सिलेंडर में कंप्रेस किया जा सकता है। संपीड्यता के बारे में आपको टिप्पणी जो लिखनी है वो एकदम क्लियर हो गया होगा। आपने गैसेस के बारे में जो मैंने एक्सपेरिमेंट बताया उससे ये चीज समझ में आई होगी। अब तीसरी टिप्पणी आपको लिखने की आ सकती है, वो है आपकी तरलता। हम बात करेंगे तरलता की, क्योंकि हम स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ रहे हैं बच्चों, तो ये सारी टिप्पणियां आपकी आ सकती हैं। यानी कि इसे हम कहते हैं फ्लूइडिटी, यानी कि किसी भी पदार्थ की जो बहने की क्षमता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, तरलता कहते हैं। तो पदार्थ के बहने की प्रवृत्ति को क्या कह सकते हैं, पदार्थ के बहने की प्रवृत्ति को तरलता या फ्लूइडिटी कहते हैं। तरलता, या इसी को आप ब्रैकेट में लिखेंगे फ्लूइडिटी कहते हैं। नोट करेंगे, द्रव और गैस बहती है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, लिक्विड या तरल पदार्थ कहते हैं। फिर ठोस बिल्कुल नहीं बहते, फुल स्टॉप। गैसें सभी दिशाओं में बह सकती हैं, प्लस गैसों की तरलता द्रवों से अधिक होती है, क्योंकि इनमें कणों के बीच की दूरी जो है वो अपेक्षाकृत अधिक होती है, या आप कह सकते हैं कि बहुत अधिक होती है। और इन कणों के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, यानी इनका जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स होता है, आकर्षण बल जो होता है, वो बहुत कम होता है। बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर दिया है। स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ रहे थे, जिसमें आपको मैंने एक प्रयोग के माध्यम से बताया कि गैस में कितनी कंप्रेसिबिलिटी पावर होती है, यानी संपीडन क्षमता जो है उसके अंदर कितनी ज्यादा पाई जाती है। हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर दिया है, जिसमें टिप्पणी मैंने आपको आज दृढ़ता और संपीड्यता यानी कंप्रेसिबिलिटी, रिजिडिटी और फ्लूइडिटी के बारे में बता दिया है। डिक्टेट भी कर दिया था, आपने नोट कर लिया होगा, बोर्ड पर भी लिख दिया था, तो उसको आप समझें। कुछ और टिप्पणियों के बारे में मुझे बताना है क्वेश्चन आंसर वाले फेज में, जो मैं आपको अगली क्लास में करवा दूंगी। आज की क्लास में समय की कमी के कारण इतना ही हो पाएगा। आशा करती हूँ आपको चीजें समझ में आ रही होंगी बच्चों। अगर कुछ समस्या होती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।